नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हो सके तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि AWS में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, बल्कि मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो अपना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब का एक पर्टिकुलर फ्लो दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद इन जो भी हम अपने एप्लीकेशन में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम क्लाउड से, AWS क्लाउड से उसको की सर्विसेज से उसको रिप्लेस करके देखेंगे, जिससे आपको क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाए कि AWS की सर्विसेज एक्चुअली कौन कौन सी है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी अराउंड 130+ सर्विसेज हैं, सारी तो हम कवर नहीं कर सकते, बट जो मेजर सर्विसेज हैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की सर्विसेज कवर करूं, जिससे आपका काफ़ी अच्छा इस पे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सर्विसेज क्या हैं, कैसे काम करती हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको अगर सिर्फ ये दिखा दूँ कि भाई देखिए, ये EC2 इंस्टेंस सर्विस होती है जो कंप्यूटेशन के काम आती है। कुछ स्टोरेज की सर्विसेज होती हैं, जैसे EBS हो गया, S3 हो गया, ये स्टोरेज के काम आती हैं। ऐसे डेटाबेस सर्विसेज हो गई, DynamoDB हो गया, रेडशिफ्ट हो गया, ये सब हमको डेटा सेव करने के काम आता है। नेटवर्किंग के कुछ सर्विसेज है, तो वो उसमें आपको इतनी क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो मैंने एक नया तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। अगर लगेगा तो हम वापस इस पे आएंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई एक्चुअली क्या है। बट बेसिक चीज़ें जो आपको, अगर हो सकता है मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा हो, जब कंसेप्ट में आपको बता रहा था AWS के कि रीजन क्या होता है, एज लोकेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, वो सब भी आप एक बार गो थ्रू करिएगा। बट चलिए एक देखते हैं, एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन लेते हैं और उसका फ्लो देखते हैं, और उसके बाद उसको AWS से कैसे रिप्लेस करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं एक जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या कुछ करते हैं, तो किसी भी कंपनी में एक प्राइवेट नेटवर्क होता है दोस्तों। जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, भले ही डेटा हो, एप्लीकेशन हम रखते हैं जिससे कोई दूसरा उसको एक्सेस करने में डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं एक प्राइवेट नेटवर्क। तो उस नेटवर्क के अंदर जनरली क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमको मान लीजिए कि कोई एक PHP पेज है या कुछ हमने बनाया है, तो उसको एक्सेस करने के लिए एक वेब सर्वर ज़रूरी होता है। और वेब सर्वर मान लो कोई VM है और उसमें हमारी एक डिस्क होती है, तो वो पहले जो तरीका होता था वो यही होता था कि हम वेब सर्वर ले लें, जो भी एक वर्चुअल मशीन होगी, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होगी और वहाँ पे डेटा स्टोर करते जाएं। लेकिन जैसे जैसे अगर आपका जैसे यूज़र आप अभी तो एक्सेस कर रहा है, वो डायरेक्टली वेब पेज एक्सेस कर लेगा और आप उसका काम हो जाएगा। बट जैसे जैसे एप्लीकेशन में लॉजिक बढ़ेगा, बिजनेस लॉजिक आएगा, UI दिखाना है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन करना है, तो फिर हमको उसके लिए ऐप सर्वर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ऐप सर्वर वो सारी चीज़ें होल्ड करता है, जहाँ पे हम बेसिकली अपना JDK इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, मैं बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऐप सर्वर का होना ज़रूरी है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। और पहले जब हमारी एक सिंगल एप्लीकेशन है, तो हम IP एड्रेस से भी उसको कॉल कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वेब पेज को, और देन वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को कॉल कर सकता है दोस्तों। तो ये एक सिंपल चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी, तो आपको कहीं ना कहीं डेटा भी रखना है दोस्तों। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, वो डेटाबेस से जो कि आपका हो सकता है RDBMS हो, उसको एक्सेस करेगा और उसमें डेटा रखने की कोशिश करेगा। तो ये जो है, ये एक सिंगल आर्किटेक्चर, 3 tier आर्किटेक्चर बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें ये सारा काम हो रहा है। अभी क्या है कि अभी आपकी एप्लीकेशन धीरे धीरे और बढ़ रही है, यूज़र्स बढ़ रहे हैं, पोस्ट बढ़ रहे हैं, लोगों के किसी पर्टिकुलर पोस्ट में ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे फेसबुक ले लेते हैं, इमेजेस बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि हमको डेटा रखने के लिए और जगह चाहिए, हमारा सर्वर को और एक्सपैंड करना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, तो उसको बोलते हैं स्केलिंग। तो स्केलिंग में हम क्या करते हैं जनरली दोस्तों, पहले हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करते थे। तो मतलब आपने वेब सर्वर भी बढ़ा लिए, एप्लीकेशन सर्वर भी बढ़ा लिए, सो विच इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारा मान लीजिए वेब सर्वर हमने 2 कर लिए, एप्लीकेशन सर्वर 2 कर लिए, लेकिन RDBMS हमने अभी भी एक ही रखा हुआ है, एक डेटाबेस, जिसके कारण उस पर लोड बहुत बढ़ता जा रहा है। तो लोड बढ़ता जा रहा है, तो हमको उसको भी ध्यान में रखना है, वो सब सारी चीज़ें भी कैटर करनी है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहली बात तो हम लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। लोड बैलेंसर क्या करता है कि हम जिस पर्टिकुलर वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर में लोड ज़्यादा है तो वो दूसरे तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। और वो एक्चुअली ये आपको एरो दिख रहे होंगे, ये लोड बैलेंसर का काम यही है कि वो ट्रैफिक डाइवर्ट करता है और आपके एप्लीकेशन को मैनेज करता है, जिससे वो आपका कहीं भी फॉल बैक ना आए। तो ये आप पहले इंजन एक्स हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, डिफरेंट डिफरेंट लोड बैलेंसर्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये काम कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके अभी क्या हो रहा था कि अभी तक लोड बैलेंसर नहीं था, तो आप सिंगल आईपी एड्रेस से आप अपना काम चलाते आ रहे थे। बट आपको चाहिए कि अब ये जो है लोड बैलेंसर आ गया है, तो हमको आईपी एड्रेस से तो हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर टू मूव टू या तो instagram.com या facebook.com या twitter.com। तो इस टाइप से हमको इसको अपने एप्लीकेशन को डीएनएस देना पड़ेगा, डोमेन नेम सर्विस, जिसको हम बोलते हैं fb.com या जो भी है। तो जो यूज़र रहेगा मेरा वो डीएनएस के थ्रू एक्सेस करेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आईपी एड्रेस। तो ये हमारा यूज़र जो है वो डीएनएस से एक्सेस कर रहा है, डीएनएस लोड बैलेंसर को कॉल कर रहा है, वो वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर को कॉल कर रहा है, एंड देन आरडीबीएमएस में डेटा सेव हो रहा है। तो ये आपकी एप्लीकेशन बढ़ रही है, तो आपको सिर्फ सिंगल आरडीबीएमएस से कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्केल करने के लिए डीबी को आप एक नो एसक्यूएल डीबी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो भले वो मोंगो डीबी हो या कोई सा भी नो एसक्यूएल, आजकल H2 है, बहुत सारे ऐसे नो एसक्यूएल डीबी आ रहे हैं जो कि आप स्केल करने के लिए ऐड कर सकते हैं। बट स्टिल अभी भी आपका जो है वो आरडीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस है डीबी, वो स्टिल आपका अभी भी काम आ रहा है। तो लेकिन ये कि उस पर पूरा लोड ना हो, हर टाइम ज़्यादा लोड ना पड़े, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक चीज़ बीच में ऐड करनी रहेगी जिसका नाम है कैशे, जिसको हम बोलते हैं डीबी कैशे, जिससे हर चीज़ हमको हर समय डेटाबेस में जाके उठा के फेच करने के लिए ज़रूरत ना पड़े। जो भी हमको लगता है कि जो डेटा हम कैशे करके रख सकते हैं उसको कैशे में से ही उठाएं और डायरेक्ट यूज़र को शो करें। तो ये चीज़ें हमको बहुत ध्यान में रखनी है, और ये हमारे इस एप्लीकेशन में ऐसा हो रहा है। अभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, इमेजेस हो गई या कुछ ऐसे पोस्ट हो गए जो कि जिसकी ज़रूरत हमको अभी नहीं है, लेटर है। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कंटेंट होता है जिसको हमको हार्ड डिस्क में रखने की जगह हमको एक एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम चाहिए रहता है। तो उसके लिए जैसे मीडिया फाइल्स हैं, जैसे बहुत सारी मीडिया फाइल्स हो गई, तो वो हमको ज़रूरत नहीं कि हमारे डीबी को फालतू उसको पॉपुलेट करें। तो उसके लिए ये होता है एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसमें हम डायरेक्टली ये एक वीएम अलग हो सकता है या एक मशीन हो सकती है जिसमें हम उठा के, या एक सर्वर हो सकता है जिसमें उठा के हम डेटा डालते रहें, जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज बोला जाता है जिसको। और इसके बाद आप मीडिया की जो फाइल्स हैं दोस्तों, वो अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में डाल रहे हैं, जो कि बाद में हमारा यूज़र डायरेक्टली भी कई बार क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाइए आप, तो इंस्टाग्राम पे आपको कई आप पोस्ट देखेंगे जिसमें आपको एक पेज ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली कुछ वीडियोस दिखने लगेंगे, इमेजेस दिखने लगेंगे लोगों के। इसमें आपको कहीं भी स्पेशली किसी इसमें नहीं जाना पड़ा, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव होती हैं। जैसे फेसबुक कुछ पेजेस रिकमेंड करता है, जैसे जैसे आप देखते जाते हैं उसके हिसाब से आपको पेजेस आते जाते हैं, वो आपको डायरेक्टली शो करने लगता है। तो वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल स्टोरेज से उठा के हमको दिखाने लगता है। लेकिन इस एक्सटर्नल स्टोरेज में डालने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हम कोई गलत चीज़ें नहीं सेव कर रहे हैं और नहीं दिखा रहे हों। जैसे कई बार न्यूडिटी होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमको अलाउड नहीं है। जैसे पॉलिटिकल कुछ मैसेजेस हो गए, पोस्ट हो गए जो कि गलत है, रिलीजियस पोस्ट हो गए जो कि नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। और वो उसको क्या करता है, कंटेंट फ़िल्टर नाम की चीज़ होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोरेज में सेव करने के लिए। तो वो पहले से फ़िल्टर करता है, ऐसी कोई पोस्ट हो जिसमें कुछ गलत हो तो वो नहीं करने देता है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं कंटेंट फ़िल्टर। तो बिफोर पुटिंग इट इन एक्सटर्नल स्टोरेज, उसको बोलते हैं कंटेंट फ़िल्टर जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कई बार जैसे आप किसी पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे विजिट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करते हैं। यूज़र कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है,
कैसे क्या क्या चीज़ें उसको पसंद आ रही हैं, उसके बेसिस पे यूट्यूब पे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको किस टाइप के वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपको सजेशंस आने लगते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो एनालिसिस होता है वो करता है क्लिक स्ट्रीम सिस्टम एनालिसिस। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो भी आप पेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों में आपको क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस का यूज़ होता है। एंड वो आपको आपके एक स्टोरेज में रखा जाता है उसको। वो सारे क्लिक्स जो कर रहे हैं आप, वो सारे सब चीज़ों को, वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई जो भी आपको पसंद आ रहा है, भले एड्स, आप हर चीज़ तो आपको ट्रैक कर रहा है, किसी भी क्लिक को आपको फेसबुक पढ़ रहा है या इंस्टाग्राम पढ़ रहा है आपके हर क्लिक को। तो वो सारी चीज़ को क्लिक एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है जिससे आपको उस टाइप की चीज़ें दिखाया जा सके। और इसके ये जो चीज़ें होती हैं, इनको प्रॉपर वे में सॉर्टिंग करना, इनका एग्रीगेशन करना, इनको हर चीज़ में जैसे इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखना, वो सारी जो चीज़ें करते हैं वो हडूप सिस्टम करता है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वो जो यहाँ पर सारी चीज़ें करके आपको दिखाता है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको कई साल, मतलब कई कई जो क्लिक्स रहते हैं या साल भर के लिए इसको, या किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमारे पास वेयर हाउस रहते हैं, राइट, जहाँ पर सिंपल एग्जांपल के हिसाब से मैं बोलूँ तो कोल्ड स्टोरेज है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे मैं आलू प्याज ये सब सेव करके रखता हूँ, वैसे ही मेरा डेटा वेयर हाउस होता है जहाँ पे मैं हर टाइप का डेटा जस्ट डंप करके रख देता हूँ, जिससे मुझे कभी एनालिसिस करना उस पर तो मैं कर सकूँ। तो वो एनालिसिस जो करता है उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। जो हमारा सिस्टम होगा, एआई होगा या जो भी होगा, वो उस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस के जितना भी डेटा डम्प्ड है उस पर वो एनालिसिस करता है। इसी टाइप से दोस्तों थोड़ा सा मैं डायग्राम, मतलब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कहीं भी कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें और कंटेंट पे ध्यान दें, क्योंकि हमको मेन समझना है कि हमारी सर्विसेज कैसे रिप्लेस होंगी जब हम AWS पे जाएंगे। तो इसी टाइम पे जैसे NoSQL DB है, वो हमारे पास कुछ डेटा आता है, वो ETL जो हमारा है, जो इसको हम EL के स्टैक से भी मान लीजिए ट्रांसफॉर्म लोड करते हैं। पहले तो हम उसको एग्जीक्यूट, ट्रांसफॉर्म और लोड ऐसे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ें मान लीजिए जैसे हडूप डेटाबेस से ली और हमको दिखाना है या डैशबोर्ड दिखाना है या कुछ बना के यूज़र को प्रेजेंट करना है, तो वो सारा चीज़ ETL करता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर का ये देख रहे हैं आप, जब यूज़र क्या हो सकता है कि यूज़र आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब से भी आ सकता है यूज़र, और यूज़र हमारा जो आ सकता है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है, थ्रू मोबाइल भी आ सकता है। तो हम एक और चीज़ यहाँ पर वेब के लिए और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए एक एक्सटर्नल स्टोरेज रखते हैं। बट ये एक चीज़ होती है दोस्तों कि वेब का जो डेटा है वो हो सकता है मोबाइल में ना दिखे और मोबाइल का वेब में ना दिखे। तो उसके लिए क्या होता है, एक वीडियो कन्वर्टर होता है, जो कि आपने वेब के लिए अगर मान लीजिए करा हुआ है, तो एक वीडियो कन्वर्टर यूज़ करते हैं, जिससे आपका जैसे वेब ब्राउज़र से रिलेटेड, वेब ब्राउज़र से आप आ रहे हैं, तो आपने कुछ वीडियोस अपलोड किए, डाउनलोड किए, जो भी किया, तो वो हो सकता है मोबाइल के यूज़र्स को ना दिख पाए। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको कन्वर्ट करना रहता है वीडियो प्रॉपरली, जिससे हम उसको मोबाइल में भी दिखा सकें और उसका काम कर सकें। और जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा बढ़ता जाता है, एक्सटर्नल स्टोरेज में भी बढ़ता जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये डेटा कैशे करते हैं। और जब यूज़र्स आते हैं दोबारा, तो हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कैशे, जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, यहाँ से उठा के उस यूज़र को डेटा दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, पोस्ट दिखाते हैं, जिससे आपको उसको ये बार बार उस स्टोरेज सिस्टम में ना जाना पड़े और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और हमारा डेटा भी सेव करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम भी रहे तो भी चलता है। तो हमको कैशिंग मैकेनिज्म रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हम, जैसे आपने ये सब कर लिया, अब कई बार आप क्या करते हैं, आप पुश नोटिफिकेशंस आपको भेजे जाते हैं, जिसमें आपको बोला जाता है कि जैसे आप मान लीजिए फेसबुक पे हैं ही नहीं, अब आप कोई ने फेसबुक डाउनलोड किया, तो वो अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहेगा तो वो आपको एक पुश नोटिफिकेशन भेज सकता है कि भाई आई एम ऑन फेसबुक, प्लीज़ ज्वाइन फेसबुक, या जिस टाइप से भी। तो आप, या तो फिर सिस्टम भी, एप्लीकेशन भी आपको पुश नोटिफिकेशन भेज सकता है कि ये आपके लिए नया कंटेंट आया है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई किसी के बर्थडे आते हैं, बर्थडे की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो दैट इज़ नोटिफिकेशन।
जिसमें आपको आपके नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे तो आपको वो सारे जो भी लेटेस्ट किसी ने कुछ अपलोड किया है, कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं, कुछ पोस्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में दिखती हैं। इसी टाइप से आपको ईमेल भी करता है एप्लीकेशन की भाई इफ़ यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, इट इज़ लॉन्ग टाइम, या कोई आपने एक्सेस किया तो उसको नहीं पता कि किसने एक्सेस किया, तो वो एक बार ईमेल करेगा। ये आप बंद भी कर सकते हैं, बट इट इज़ गुड टू हैव कि आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई आपका फेसबुक पे किसी ने लॉगिन किया है। तीसरा हो गया आपका कंटेंट आप क्यू में डालते जा रहे हैं, जो कि बाद में किसी मैसेज क्यूज जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल लिया यूट्यूब पे, राइट। जैसे ही मैं कोई ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये क्या होता है, एक नोटिफिकेशन तब जाता है जब आप क्यू में डालते हैं और जब दूसरा कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो नोटिफिकेशन उसको दिखता है और वो उसको फिर एग्जीक्यूट कर पाता है। इसी टाइप से अगर ये सारी चीज़ें हमको मॉनिटर करनी है दोस्तों, तो फिर हमारे लिए एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये होनी चाहिए अवेलेबल, जिससे हम पूरा का पूरा सिस्टम एक बार में मॉनिटर कर पाएँ। तो ये दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, ये जो हमने किया है, ये जो हमने देखा है, प्राइवेट नेटवर्क हो गया, डीएनएस हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, आपके वीएम्स हो गए जो कि वेब सर्वर के वीएम्स हो गए, एप्लीकेशन सर्वर के वीएम्स हो गए, ये सारी चीज़ों को मैं आपको AWS में दिखाता हूँ कि वो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार ये वाला पेज बार बार आके देखें और फिर दोबारा से वो AWS में कैसे रिप्लेस हुआ है उसको या तो साइड बाय साइड कंपेयर कर लें, या फिर उसको कैसे ध्यान दें कि भाई क्या क्या चीज़ मैंने किससे रिप्लेस की। उससे आपको बहुत सारी सर्विसेज के बारे में पता चलेगा और आपको सही में AWS में इंटरेस्ट आने लगेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि आपके डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों होते हैं? क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न्स में आपको एक पर्टिकुलर तरीका मिल जाता है। जैसे सिंगलटन क्लास लिखनी है आपको, तो एक तरीका है दिया हुआ है कि ऑलरेडी अवेलेबल तरीका है, उसमें आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो करिए, अदरवाइज वो डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। तो बस यही चीज़ है सर्विसेज में, AWS की सर्विस हो, ओपनशिफ्ट की सर्विस हो, PCF की सर्विस हो, या फिर अजूर की सर्विसेज हो। सर्विसेज हमको दी गई हैं, हमको किस टाइप से उसको यूज़ करना है ये हमारे ऊपर है। जैसे लोड बैलेंसर है, तो लोड बैलेंसर को AWS ने किसी पर्टिकुलर सर्विस से रिप्लेस किया है। अब आप उस सर्विस को डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो वो AWS ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, अराउंड 133 प्लस सर्विसेज हैं। लेकिन हम जो भी सीखें ध्यान से सीखें, भले ही कम सीखें, मैं आपको और उसके बारे में आगे बताते जाऊंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि यही चीज़ जो की है हमने वो AWS में कैसे रिप्लेस होती हैं, इसी पर्टिकुलर पूरी एप्लीकेशन को। तो ये जो आप अगर देखेंगे तो प्राइवेट नेटवर्क जो हमारा था, अब हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं AWS सर्विस के साथ, तो उसको बोलेंगे VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये प्राइवेट नेटवर्क जो था ये रिप्लेस हो गया है सेम VPC, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो वेब सर्वर था, राइट, इसको रिप्लेस कर दिया है किसने? इसको रिप्लेस कर दिया है EC2 ने, EC2 इंस्टेंस ने। जो VM था उसको रिप्लेस कर दिया है EC2 इंस्टेंस ने, और जो आपकी हार्ड डिस्क थी उसको रिप्लेस कर दिया है EBS ने। तो मतलब आपके बॉक्स में एक EC2 इंस्टेंस के साथ साथ आपका EBS अटैच हो गया है, मतलब एक EC2 के साथ एक EBS आ गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, VM को रिप्लेस किया है EC2 ने और डिस्क को रिप्लेस किया है EBS ने। और बाकी आपका जो कॉल था अभी वैसे ही चल रहा है। और अब जो आपको DB जो रिप्लेस हुआ है आपका, जो RDBMS था, रिलेशनल डेटाबेस था, उसको रिप्लेस किया है RDS की सर्विस ने। RDS इज़ वन ऑफ द सर्विस, जैसे EC2 इज़ वन ऑफ द सर्विस फॉर कंप्यूटेशन, EBS इज़ वन ऑफ द सर्विस फॉर स्टोरेज, RDS इज़ वन ऑफ द सर्विस फॉर डेटाबेस स्टोरेज। तो इसको रिप्लेस कर दिया है RDS ने। अब इसी टाइप से आपका जो इंस्टेंसेस हमने स्केल किए थे, राइट, हॉरिजॉन्टली स्केल किए थे, वही बस हमने यहाँ पर EC2 और EBS से रिप्लेस कर दिए हैं। तो आपने अभी VPC सीख लिया, आपने VPC को प्राइवेट जो नेटवर्क था उसको VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से रिप्लेस किया है, आपने VMs को EC2 से रिप्लेस किया है, आपने डिस्क को EBS से रिप्लेस किया है, आपने
RDBMS जो डेटाबेस था हमारा उसको RDS सर्विस से रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, अब आपका जो लोड बैलेंसर था दोस्तों, तो आप मेरे ये जो है ये मैं आइकन्स प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ करके बनाया है मैंने आइकन। प्लीज़ उस पर आप मतलब आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं कि कैसा आइकन EC2 का आइकन कैसा दिखता है या ELB सर्विस का आइकन कैसे दिखता है। मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा दोस्तों, जितना मैं कोशिश कर सकता था मैंने किया है, और आपके लिए कंटेंट स्पेसिफिकली लेके आया हूँ जिससे आप सीख सकें। तो ELB जो है दैट इज़ इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसको लोड बैलेंसर जो हमारा था पहले एप्लीकेशन में हुआ करता था उसको रिप्लेस किया है ELB सर्विस ने, जो कि वन ऑफ द सर्विस फ्रॉम AWS। तो ELB आपका लोड बैलेंसर हो गया। इसी टाइप से जो IP एड्रेस की जगह अब क्योंकि सिंगल नहीं रहा, अब ये बहुत सारा स्केल हो चुका है, तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा DNS से। अगर आपको याद हो तो DNS जो था उसको हमने रिप्लेस किया है राउट 53 से दोस्तों। तो नेटवर्किंग जो हम होता है कि fb.com पे आना है, तो उसके लिए हमारी नेटवर्किंग के लिए जो ज़रूरी है वो राउट 53 है, जिसको हमने DNS सर्विस जो थी हमारी, DNS जो था डोमेन नेमिंग सर्विस, उसको राउट 53 जो कि AWS की स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस है उससे रिप्लेस किया है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी सर्विस को हमको किससे रिप्लेस कर रहे हैं और इसका क्या यूज़ है। जब आपको अगर वो चीज़ क्लियर हो गई कि किस सर्विस को किससे रिप्लेस किया, तो आपको यूज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले स्लाइड्स में आपको क्लियरली बताया कि कौन सी सर्विस क्या काम कर रही है। इसी तरह से आप चाहें तो MongoDB और जो आपका NoSQL डेटाबेस था उसको हमने रिप्लेस किया है DynamoDB सर्विस से, जो कि डेटाबेस स्टोरेज की सर्विस है जो काम आती है। और हमारा जो DB कैशे था उसको रिप्लेस किया है इलास्टिक कैशे सर्विस ने। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ सर्विसेज AWS की समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, और किससे उसको रिप्लेस किया ये भी देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं बाकी सर्विसेज को भी समझने की। अभी जैसे हमने देखा था कि मीडिया फाइल्स को हमको सेव करना पड़ता है, कहाँ पे सेव करना पड़ता है, एक्सटर्नल स्टोरेज में। अब उसको रिप्लेस कर दिया है S3 ने। S3 अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द सर्विस फॉर स्टोरेज है, जो कि बड़ी जगह होती है। EBS छोटा स्पेस है, S3 इज़ बिगर स्पेस टू पुट द डेटा। तो S3 जो एक्सटर्नल स्टोरेज था उसको हमने रिप्लेस कर दिया S3 से। अगर आपको याद हो तो हमने कंटेंट फिल्टर लगाया था दोस्तों यहाँ पे बिटवीन मीडिया फाइल्स एंड S3 जब हम डेटा सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ कंटेंट जैसा जो कि गलत कंटेंट हो सकता है उसको मुझे ऐड नहीं करने देना है, इसलिए मैंने एक कंटेंट फ़िल्टर लगाया था। तो कंटेंट फ़िल्टर की जगह अब हो गया है रिकग्नाइजेशन। ये एक सर्विस है अब AWS द्वारा प्रोवाइडेड, जिसमें हम फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमको क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है सेव करते टाइम। इसी टाइप से आपने अगर देखा हो तो हमको हर क्लिक, जो भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं वो सब क्लिक को हमको सेव करना है। तो वो जो था उसको बोलते थे क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस, और उसी को AWS में बोलते हैं Kinesis, जो कि Kinesis सर्विस कही जाती है। और Kinesis सर्विस जो भी आप क्लिक करेंगे हर उस चीज़ को अपने कैप्चर करेगा और उसको एक S3 बकेट में सेव करेगा। S3 इज़ अगेन एक्सटर्नल स्टोरेज पहले के स्लाइड में। और उस पर्टिकुलर बकेट को सेव करने के बाद हमारा एक हडूप कॉल करते थे, हडूप जिसमें हम सॉर्टिंग, एग्रीगेशन और सारी चीज़ें करते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में डेटा को सेव करते थे। नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड बाय EMR सर्विस फ्रॉम AWS। जो EMR सर्विस है वो यही काम करती है जो कि हडूप कर रहा था, स्पार्क कर रहा था। और इसी तरह से हमारा जो अगर आपको याद हो तो हमारे पास डेटा वेयर हाउस था। तो डेटा वेयर हाउस को रेड शिफ्ट करके सर्विस होती है, उस पर्टिकुलर सर्विस ने रिप्लेस किया है AWS के अंदर। और ये रेड शिफ्ट भी यही काम करती है, जितना हो सके डेटा को डंप करते जाइए आप इसमें, और इसके ऊपर एनालिसिस करना हो तो कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले ELK स्टैक यूज़ किया था, ETL जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा को जितना हो सके अपने EMR डेटा में डालते जाते हैं। बट इसमें जो सर्विस रिप्लेस करती है ETL को, दैट इज़ कॉल्ड ग्लू। वो ग्लू सर्विस जो है वो दैट इज़ ऑल्सो फॉर लेटर ऑन प्रेजेंटिंग द डैशबोर्ड या जो भी है। अगर यूज़र को किसी पर्टिकुलर कुछ दिखाना है, बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं आजकल, टीवीज़ होते हैं जिस पे हम
अपने बॉसेस को दिखाते हैं, अच्छा ये आज के कल सेल्स इतनी हुई थी, आज इतनी हुई है, कल का इतना टारगेट है, वो सारी चीज़ें अगर दिखाना है तो हम ग्लू सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो पीछे वाली स्लाइड में जाइएगा, आगे अपनी सर्विसेज को सिर्फ रिप्लेस होते हुए देखिए, मैंने पूरा डायग्राम उस टाइप से ही बनाया है। अब रेड शिफ्ट पे जो हमने बिजनेस इंटेलिजेंस लगाया था वो चीज़ को रिप्लेस कर दिया है अथेना करके सर्विस ने। और जो अथेना रहता है उसमें बहुत सारे एसक्यूएल्स चलते हैं एंड देन वी कैन यूज़ इट टू प्रेजेंट इन क्विक शिफ्ट। क्विक शिफ्ट एक प्रेजेंटेबल एरिया हो गया जहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे क्विक शिफ्ट उस अथेना से जनरेटेड जो डेटा है, जैसे हम जनरली अगर आपने ईएल के सुना हो तो लॉग स्टैश क्या करता है, कुछ एसक्यूएल इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, वही काम अथेना करता है और क्विक शिफ्ट को डेटा दिखाने के काम करता है। अभी फिर से हम आते हैं, यूज़र कहाँ से आ सकता है, वेब से आ सकता है, मोबाइल से आ सकता है। तो यूज़र डायरेक्टली जब वेब से आता है तो वो S3 बकेट में जाता है इस केस में, और सिमिलरली जब मोबाइल से आता है तो अगेन S3 बकेट में जाता है। बट इसमें हम कंटेंट, आपको याद हो तो कैशे था हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नाम का, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एज लोकेशन से। एज लोकेशन क्या होती है एक्चुअली, अगर आपने सुना हो तो रीजन होते हैं, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है एज लोकेशन, जहाँ पे वो पर्टिकुलर हम बहुत इंस्टेंस ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ एज अवेलेबिलिटी जोन। मान लीजिए रीजन हमारे पास मान लीजिए 20 हैं तो अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है 80 हो जाए, लेकिन हमारे एज लोकेशन जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 150 प्लस हो सकते हैं। तो वो चीज़ हम इसमें जो डायरेक्ट जब हमारे पास S3 में डेटा सेव करते हैं उसी टाइम हम कैशे भी करते जाते हैं इन एज लोकेशन से, जिससे डेटा जब यूज़र मोबाइल और वेब से देखे तो डायरेक्टली इन एज लोकेशन से देख लें। तो ये एज लोकेशन सर्विस यूज़ होती है। इसी टाइप से जो एज लोकेशन को हैंडल करता है वो होता है क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट ये दोनों एज लोकेशन जो हमारे दिखा रहे हैं, भले ही मोबाइल से आ रहा है वेब से आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हैं दोस्तों। ये क्लाउड फ्रंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस वी हैव। इसी टाइप से अगर आपको याद हो तो मैं जब मोबाइल वेब से कोई डेटा देखता हूँ और मोबाइल में देखता हूँ, हो सकता है डिफरेंस हो, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता था, मुझे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता था, वीडियो कन्वर्टर। बट नाउ वी हैव लैम्डा जो कि एक सर्वरलेस सर्विस है, जिसमें हम एक सर्विस लिख सकते हैं लैम्डा के अंदर डायरेक्टली, जैसे इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस का एक पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें हमको सिर्फ ये पास करना है कि ओके ये सर्विस यूज़ करके आप वीडियो कन्वर्टर का एक मेथड लिख दीजिए उसके अंदर, और वो वेब के जो आपके मोबाइल में दिखने लायक है, जैसे मान लीजिए आप MP4 से कन्वर्ट करके किसी और पर्टिकुलर उसमें डालना चाहते हैं मोबाइल फॉर्मेट में, भले ही iOS हो या एंड्रॉयड, तो वो लैम्डा की वो सर्विस उसको एग्जीक्यूट करके कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने नोटिफिकेशंस की बात की थी, पुश नोटिफिकेशंस, जिसको हमने अब कन्वर्ट कर दिया है SNS से, जो कि SNS सर्विस बोली जाती है AWS के अंदर। उसी तरह ईमेल के लिए भी हमने कन्वर्ट कर दिया है SES से, और क्यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया है SQS सर्विस से। तो ये 3 सर्विस भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में। और फिर आपको याद हो तो हमने मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया था, जो कि अब इस AWS के अंदर रिप्लेस हो गया है क्लाउड वॉच के थ्रू। तो मॉनिटरिंग का जो भी था हमने अब इसको क्लाउड वॉच से रिप्लेस कर दिया है। तो क्लाउड वॉच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस टू आइडेंटिफाई, अच्छा मेरा इंस्टेंस बना, कहाँ बना, कितना स्पेस लिया, क्या किया, वो सारा मॉनिटर आप यहाँ से पूरी एप्लीकेशन को क्लाउड वॉच के थ्रू कर सकते हैं कि आपका मान लीजिए इंस्टेंस आप हुआ कि नहीं हुआ, डाउन हुआ कि नहीं हुआ, किसी कारण फेल हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इतना समझ लें। इसके अलावा बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं, जैसे एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस हो गई कि API गेटवे हो गया, REST APIs हो गए, या फिर आपके डेवऑप्स रिलेटेड सर्विसेज हो गई, आपसे गेट से रिलेटेड हो गया, चेक इन चेकआउट, बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो हम बाद में देखते हैं। पर आप अभी के लिए इतना समझें, और हो सके तो दोस्तों मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस टाइप से मैंने ये बनाया है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से AWS की सर्विसेज, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा बेसिकली कि AWS होता क्या है, क्यों, और हमको जब कोई चीज़ ईजी लगने लगती है तो तब उसकी तरफ हमारा रुझान बढ़ता है और हम सीखने के लिए और आतुर हो जाते हैं।
तो दोस्तों अभी के लिए आप इतना समझिए, जैसे हमने कैसे अपना प्राइवेट मशीन को कैसे वीपीसी में कन्वर्ट किया, लोड बैलेंसर को कैसे ईएलवी में कन्वर्ट किया, वीएम्स को कैसे ईसी2 में कन्वर्ट किया, हमारे जो एक्सटर्नल स्टोरेज था उसको S3 में कन्वर्ट किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो अपने साथी जो सीखना चाहते हैं उनको बताइए, जिससे उनको भी ये सारे AWS के बारे में पता चले। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको पसंद आए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।